हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस संगीता श्रीवास्तव में स्वागत है। स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर का को करिकुलम अनिवार्य प्रश्न पत्र स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन कराया है। आज हम इस वीडियो में 16वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को जो अनिवार्य पेपर है उसका क्वेश्चन आंसर मिल सके। वैसे मैं बता दूं, ये आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है। इसका नंबर आपके मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें पास होना अनिवार्य है। ठीक है, आइए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कुपोषण का प्रकार है? तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टूडेंट कि कुपोषण किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी पौष्टिक तत्व की अधिकता हो या कमी, दोनों कंडीशन जो होता है हमारे लिए कुपोषण कहलाता है। ठीक है, हर व्यक्ति की आयु, लिंग और क्रियाशीलता के अनुसार उसके पौष्टिक तत्व की जो मांग होती है वो भिन्न भिन्न होती है। जब हमारे पौष्टिक मांग के से आवश्यकता से अधिक और या आवश्यकता से कम हमें पौष्टिक तत्व मिलता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कुपोषण। कुपोषण जो होता है 3 प्रकार का होता है, अतिपोषण, अल्प पोषण या विशिष्ट अभाव। हम तीनों को समझते क्या है। यहाँ हमारा राइट आंसर ना उपयुक्त सभी होगा, लेकिन थोड़ा सा हम इसको समझ भी लेते हैं कि किसे कहते हैं। जो अति पोषण है, नाम से हो रहा है स्पष्ट। अति मतलब बहुत अधिक हो जाना। तो किसी भी पौष्टिक तत्व की जब हमारे शरीर में पर्टिकुलर किसी एक या दो पौष्टिक तत्व की जब आवश्यकता से अधिकता हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं अति पोषण, जो कि कुपोषण के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कम क्रियाशील व्यक्ति हैं और आपको जितना फैट चाहिए उससे अधिक मात्रा में आपने फैट ले लिया, तो क्या हो जाएगा? मोटापा हो जाएगा। तो मोटापा क्या है? ये अति पोषण है, वसा की अति पोषण है, इसलिए ये भी एक प्रकार का क्या है? कुपोषण है। अल्प पोषण का तात्पर्य होता है, अल्प मतलब कम, जब हमें आवश्यकता से कम पौष्टिक तत्व की प्राप्ति होती है तो उसे हम अल्प पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे विटामिन ए की कमी हो जाए और रतौंधी हो जाए किसी व्यक्ति को, तो ये विटामिन ए की कमी क्या है? अल्प पोषण है। ठीक है, तीसरा है विशिष्ट अभाव। विशिष्ट अभाव से तात्पर्य होता है किसी भी चीज का विशेष रूप से अभाव हो जाना। विशेष रूप से, जैसे ब्लड की कमी हो जाना, ब्लड में आयरन की कमी हो जाना। ठीक है, तो कोई विशेष पर्टिकुलर किसी विशेष चीज का अभाव हो जाना, उसे कहते हैं विशिष्ट अभाव। तो ये तीनों क्या है? कुपोषण के प्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं तथा टूट फूट का निर्माण करते हैं। ये विचार किसका है? यूकेंड्स का, सुधानारायण जी का, D.F. टर्नर का, W.D. रॉबिन्स का। तो स्टूडेंट, राइट ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? D.F. टर्नर का। ठीक है, इन्होंने एक परिभाषाएं दी हैं जिसको कह रहे हैं कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिससे प्राणी जीवित रहता है और अपने सारे कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से कर पाता है। ठीक, ये स्टेटमेंट किसका है? D.F. टर्नर जी का है। नेक्स्ट है, पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है एवं इससे शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविकी पहलू भी सम्मिलित होते हैं। ये कथन किसका है? रॉबिन्स, सुधानारायण, यूकेट्स, टर्नर। तो ये आंसर हमारा इसका हो जाएगा यूडकिन का। इन्होंने क्या कहा कि पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है। देखिए, पोषण के अभाव में व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता है, हमने आपको बार बार बताया है। वही इन्होंने कहा कि पोषण और मनुष्य के बीच का संबंध है, इससे वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से संबंधित होता है। अगला है, जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन, शोषण
तथा संग्रह के बाद उसका उपयोग शरीर द्वारा होता है उसे पोषण कहते हैं। ये कथन किसका है? सुधा नारायण जी का, उषा टंडन का, शालिनी राव का, D.F. टर्नर का। तो ये कथन है सुधा नारायण जी का। ये देखिए पोषण की परिभाषा है। पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण, सुधा नारायण जी ने पोषण को परिभाषित करते हुए कहा है कि जिस सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, देखिए जब भोजन को आप ग्रहण करते हैं ना तो 3 प्रक्रिया होती है। एक होता है भोजन का पाचन, अवशोषण और चयापचय। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भोजन का जिन रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा पाचन होता है, अवशोषण होता है, संग्रहण होता है, ठीक है, पाचन, अवशोषण, चयापचय के बाद उसका संग्रहण होता है, उसे ही क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक, जैसे जैसे आप भोजन ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन क्रिया होता है, आमाशय में लुगदी बनता है, वह उसके बाद छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में भोजन का पाचन होगा, पाचन के बाद चयापचय होगा, चयापचय के बाद अवशोषण होगा। पाचन का मतलब होता है भोजन को लिक्विड फॉर्म में तोड़ना, चयापचय का मतलब होता है भोजन को 2 पार्ट में तोड़ना, जिसमें कि एक होता है उपयोगी पदार्थ, दूसरा होता है निरुपयोगी पदार्थ। अवशोषण का मतलब होता है जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, जो हमें भोजन के माध्यम से प्राप्त होते हैं, उनका हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में मिलना ही अवशोषण कहलाता है। और जो निरुपयोगी पदार्थ होता है वो हमारी बड़ी आंत में चली जाती है और मल मार्ग से हमारे शरीर से उत्सर्जित हो जाती है। ठीक है, तो इसको पोषण कहते हैं जब शरीर में भोजन का पाचन, अवशोषण, संग्रह होता है, और इस छोटी सी रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? सुधा नारायण जी का है। अगला है पोषण वह विज्ञान है जिसमें भोजन, पौष्टिक एवं उनमें उपस्थित अन्य पदार्थ, उनकी क्रियाएं एवं आपसी संतुलन का स्वास्थ्य एवं रोगी की स्थिति से संबंध होता है। उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन ये D.W. रॉबिन्स का है। इस परिभाषा में देखिए पोषण विज्ञान को परिभाषित किया गया है कि पोषण विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें सभी पौष्टिक तत्व और सही मात्रा में उपलब्ध हो, ठीक है, और वह शरीर की आपसी क्रियाओं को संतुलित रखता है, उसे ही पोषण कहते हैं। वो उसका अध्ययन ही पोषण विज्ञान कहलाता है। अगला देखिए विभिन्न पौष्टिक तत्वों का अध्ययन, उनके कार्य, भोज्य स्रोत तथा उनका मानव कल्याण पर प्रभाव ही नहीं पोषण कहलाता है। विभिन्न पौष्टिक तत्व का अध्ययन, उनके कार्य, भोज्य स्रोत तथा उनका मानव कल्याण पर प्रभाव ही पोषण कहलाता है। ये विचार किसका है? S. मुदाम्बिल एवं शालिनी राव जी का है। अगला देखिए एक व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का क्या कहलाता है? एक व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का आहार कहलाता है। अगला देखिए वह भोजन जो केवल मनुष्य की भूख शांति नहीं करते बल्कि भूख शांति के साथ साथ उसके शारीरिक, मानसिक, सामूहिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार की ये परिभाषा है कि वह भोजन जो केवल मनुष्य की भूख ही शांत न करे बल्कि भूख शांत करने के साथ साथ उसका शारीरिक, मानसिक, सामूहिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है, उसे क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो मनुष्य की भूख शांत कर उसे वृद्धि दे तथा आनंद दे, उसे क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। वह जो भूख शांत करे, तृप्ति दे पर शरीर का पोषण भी करे, उसे क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। ये तीनों में थोड़ा माइनर अंतर है। दो क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 को ध्यान दीजिएगा, माइनर अंतर है और आवश्यक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आहार में एक या एक से अधिक पौष्टिक तत्वों की कमी या अधिकता होती है तो वैसा आहार क्या कहलाता है? तो असंतुलित आहार कहलाता है। हमने आपको पिछले स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जब पौष्टिक तत्वों की कमी हो या अधिकता हो, दोनों कंडीशन क्या कहलाएगा? असंतुलित आहार का कंडीशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वे रासायनिक पदार्थ
जो शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में आवश्यक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया, संतुलित आहार, असंतुलित आहार, अपथ्य या पोषक तत्व। तो उसे पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करते हैं वो पौष्टिक तत्व कहलाते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं: प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन पोषक तत्वों में शामिल है? प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, जल। तो उपयुक्त सभी हमारे पौष्टिक तत्वों में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कार्बनिक वर्ग के अंतर्गत निम्न में से कौन सा तत्व आता है? कार्बनिक तत्व का मतलब वे तत्व जिसमें कार्बन उपस्थित होते हैं। ठीक है, कार्बन उपस्थित होते हैं। सीधे सीधे समझिए, जिसको जलाने पे धुआं निकले वही तो कार्बनिक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, देखिए कार्बोहाइड्रेट को जब जला, अब सोचोगे कि मैम कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ से है? तो कार्बोहाइड्रेट जितने भी अनाज हैं आपको अच्छी मात्रा में वहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। जितने भी मीठे खाद्य पदार्थ हैं वहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। ठीक है, जैसे गेहूं को जलाएंगे धुआं निकलेगा कि नहीं? धान को जलाएंगे धुआं निकलेगा कि नहीं? भुट्टा भूनते हैं ना आप, अनाज ही है ना भुट्टा। मक्का जब भून देते हैं, कभी कभी देखिए भुट्टा भूनते हैं तो जलने लगता है, तो धुआं निकलता है कि नहीं? क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। तो कार्बोज क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। वसा क्या है? वसा मतलब फैट। जब घी को या तेल को आप गर्म करते हैं धुआं निकलता है ना, आप तेल डालते हो कढ़ाई में सब्जी बनाने के लिए, ज़्यादा देर तक जब गर्म हो जाता है तो धुआं निकलता है। धुआं क्या है? कार्बन है। प्रोटीन का रिच सोर्स है आपका मांसाहारी भोज्य पदार्थ, है ना। जब मांस भूनते हैं, मछली भूनते हो, मांस भूनते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है नहीं? जब जल जाता है निकलता है ना, ये क्या है? प्रोटीन है। दूध जल जाता है तो धुआं निकलता है ना, क्या है? प्रोटीन है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये तीनों कार्बन युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं। इसका राइट ऑप्शन जाएगा उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अकार्बनिक पदार्थ वर्ग में निम्न में से कौन से पौष्टिक तत्व नहीं आते हैं? ध्यान दीजिएगा, नहीं आते हैं की बात पूछ रहा है। मतलब अकार्बनिक में नहीं आते तो किस में आएंगे? कार्बनिक में आएंगे, है ना। जीवन सत्व को ही आप कहते हैं विटामिन्स। तो विटामिन्स, खनिज लवण, जल या वसा। अकार्बनिक पदार्थ में न आने का मतलब यह है कि अकार्बनिक में नहीं है तो वो कार्बनिक में होंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले प्रश्न में हमने आपको बताया कि कौन कौन से भोज्य पदार्थ कार्बन युक्त होते हैं, और यहाँ हम आपको बताएंगे कौन कौन से पदार्थ कार्बन युक्त नहीं होते हैं। तो देखिए, जो जीवन सत्व दिया गया है जिसे हम विटामिन्स कहते हैं, विटामिन्स, खनिज लवण और जल जो होता है इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। जब आप जल को, पानी को उबालेंगे तो उसमें से धुआं नहीं निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से खनिज लवण से भी धुआं नहीं निकलता, वो अकार्बनिक पदार्थ है। इसी तरह से विटामिन्स को जब आप जलाएंगे तो वो अकार्बनिक पदार्थ होता है, उससे धुआं नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन जब आप वसा को जलाएंगे तो धुआं निकलेगा, ये अकार्बनिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्डब्रेगर ने किस विषय पर अध्ययन किया था? घेंघा, ऊर्जा, पैलाग्रा या गति पर? तो राइट ऑप्शन हमारा पैलाग्रा है। पैलाग्रा क्या है? पैलाग्रा विटामिन B3 के कमी से होने वाला रोग है जिसे हम नियासिन के नाम से जानते हैं, जिसे हम D3 भी कहते हैं। विटामिन B3 की कमी से, हमें नियासिन की कमी से पैलाग्रा रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? मानसिक अवसाद हो जाता है, डायरिया हो जाता है और डिहाइड्रोटाइटिस हो जाता है, मतलब पागलपन हो जाता है। ठीक है, जब हमारे शरीर में विटामिन D3 की कमी हो जाती है तो पैलाग्रा रोग हो जाता है। पैलाग्रा रोग के 3 लक्षण होते हैं। पहला होता है मानसिक
अवसाद हो जाता है, व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है। दूसरा है डायरिया हो जाता है, जिसमें कि उल्टी होना, दस्त होना, लैट्रिन होना होता है। और तीसरा होता है स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे दाने निकल जाना, खुजली होना, ठीक है, चिकत्ते पड़ जाना। इस पे सबसे पहले किसने अध्ययन किया था? तो गोल्ड ब्रेगर महोदय ने किया था, ठीक है। घेंगा क्या है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, जिससे कि जो हमारी गलगंड जिसे हम कहते हैं, गले में सूजन हो जाता है। ऊर्जा क्या है? ये तो आपको पता है, ऊर्जा के द्वारा ही व्यक्ति कार्य करता है। गति मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया को गति कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।